हेलो फ्रेंड। बुक मेरा दोस्त पे आपका स्वागत है। आप तो जानते ही हैं, अब बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम समय रह गया है। अब बहुत जल्द आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अपनी तैयारी में आप लोग जुट जाइए। जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत कीजिए, तभी आपको एग्ज़ाम में बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है। और ये बिहार पुलिस के ऊपर मेरा यह आज का जो प्रैक्टिस सेट है, ये 16 नंबर प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले मैंने 15 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट में भी मैंने सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण लिया है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, अमेरिका ने किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग कि अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था। और लास्ट में आपको अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने इसमें से कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। ठीक है, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, 1941 में अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में 1941 में प्रवेश किया। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1939 से 1945 तक ये चला था। याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। भारत के नियंत्रक और एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जामों में देखने को प्रश्न मिला है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि जो भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है, जो उसका जो कार्यालय है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अनुच्छेद 148। ठीक है, अनुच्छेद 148 के तहत यह स्थापित किया गया था, महालेखा परीक्षक का कार्यालय। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 148 के तहत। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापे तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। तो बताइए उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो फटाफट अपना राइट आंसर लगाइए आप लोग। क्या होगा इसका राइट आंसर प्रश्न नंबर 3 का? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, सूर्य की त्रिज्या का अनुमान हम लगा सकते हैं, सूर्य की त्रिज्या का। ठीक है, अनुमान लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। एक सुहाहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? बताइए, एक जो छोटा सा कंप्यूटर है जिसको आप आसानी से अपने गोद में रख सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, ये छोटा सा सुहाहा जो निजी कंप्यूटर है जिसको आप आसानी से अपने गोद में रख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। ताजमहल के अंदर के उद्यान को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो आप लोग बताइए इसको किस रूप में जाना जाता है? ताजमहल के जो अंदर उद्यान है उसको। फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इसको राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुगल गार्डन के नाम से। ठीक है, मुगल गार्डन के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मुगल गार्डन। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? फटाफट अपना आंसर लगाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जामों में ये भी प्रश्न देखने को मिला है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग कि जो मोतियाबिंद के इलाज के लिए जो जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, लेटनो प्रोस्ट। ठीक है, लेटनो
प्रोस्ट कहा जाता है मोतियाबिंद की दवा को। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड, मैंने जो भी प्रश्न लिया है बहुत सिलेक्टेड लिया है, बहुत महत्वपूर्ण लिया है, तो एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। सारे के सारे प्रश्न आपको दिमाग में रहने चाहिए। ऐसा याद कर लीजिए कि एक बार में ही आपको सारे के सारे प्रश्न याद हो जाएं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। डैश रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन में प्रभावित करते हैं। तो बताइए ये मतलब कौन सा जो रासायनिक एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करते हैं। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए, क्या राइट आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन 4 आपके सामने है, फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस एक रासायनिक समूह है, ठीक है, जो कोशिका को विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। फेफड़े डैश के प्राथमिक अंग है। तो बताइए आप लोग, जो फेफड़े हैं हमारे शरीर के अंदर जो फेफड़ा है वो किसका मतलब प्राथमिक अंग है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। वेरी वेरी इजी प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वसन का। ठीक है, किसका प्राथमिक अंग है, श्वसन का ये प्राथमिक अंग है फेफड़े। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को डैश कहा जाता है। तो बताइए किसी मतलब परमाणु में उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है। फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो बताइए किस अनुच्छेद के अंदर जो सशस्त्र बल होते हैं उनके मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 33 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 33 के तहत। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हद और आत्मा कहा है। फटाफट अपना आंसर लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए, हर हाल में आपको दिमाग में रखना है। बहुत बार एग्जामों में ये पूछा जा चुका है, बार बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। ठीक है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान का हद और आत्मा है कौन सा है, अनुच्छेद 32 है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 था वो क्या था। फटाफट अपना आंसर लगाइए, इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा नियामक अधिनियम। ठीक है, नियामक अधिनियम था जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, क्या था, नियामक अधिनियम। क्लियर, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए। श्रम की मांग को क्या कहते हैं, बताइए आप लोग। जो श्रम की मांग है उसको क्या कहते हैं। फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग इसको कहते हैं, श्रम की मांग को। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, व्युत्पन्न मांग।
चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है। तो फटाफट आप लोग आंसर लगाइए, माल और सेवाओं पर जो निवेश व्यय नहीं है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसे ही प्रश्न सेम टू सेम बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो आप लोग, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप लोग मेहनत किए हैं, हर एक प्रश्न को ध्यान से दिए देखे हैं और याद किए हैं, तो तुरंत आप मतलब कि आपको ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप प्रश्न कर पाइएगा, ठीक है। और अगर आपकी तैयारी कमज़ोर हुई तभी आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं अभी भी कहूँगा कि जितने भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं थोड़ा मेहनत से कीजिए, थोड़ा दिमाग लगा कीजिए, ताकि एक एक प्रश्न आपको आसानी से याद हो, ठीक है। तभी आप क्वालिफाई कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ही हार्ड में। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मकान की खरीद, ठीक है। मकान की जो खरीद है ये निवेश व्यय नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है, मकान की खरीद। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है। तो आप लोग बताइए कि मतलब कि इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा जो निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र है, जो बचत क्षेत्र के जो बचत है उसको दर्शाता है। तो अपना आंसर लगाइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवितरित लाभ, ठीक है। अवितरित जो लाभ है वो निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो बताइए आप लोग, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, अलग अलग एग्जामों में बार बार ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता है कौन करता है। तो फटाफट अपना आंसर आप लोग लगाइए। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। कौन करता है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, दांत और हड्डियाँ किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। तो आप लोग बताइए कि जो अपने दांत है और जो हड्डियाँ है किसके कारण से मतलब मजबूत होता है, दृढ़ होता है। तो बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप लोग बताइए। इसमें से ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है फ्लूओरियन, ऑप्शन सी है क्लोरीन और ऑप्शन डी है सोडियम। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम, ठीक है। तो सब जानते ही हैं, अधिकतर बच्चे जानते होंगे, जो बच्चे नए हैं अभी से तैयारी शुरू किए हैं वही नहीं जानते होंगे, नहीं तो लगभग सब बच्चे जानते ही होंगे कि जो दांत और हड्डियाँ होती हैं वो किसके द्वारा मजबूत होती हैं, तो कैल्शियम के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्तीय विधेयक का उल्लेख है। तो बताइए आप कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो वित्तीय विधेयक का उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर वित्तीय विधेयक पूछ रहा है, ठीक है, वित्तीय विधेयक पूछ रहा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, का उल्लेख पूछ रहा है किस अनुच्छेद में है। तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, इसीलिए मैंने ये वित्त विधेयक का उल्लेख जो है यहाँ पे बता दिया आपको, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए तब अपना आंसर लगाइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अनुच्छेद 117 में है, ठीक है। जो वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 117 में किया गया है। अगर धन विधेयक का पूछे तो अनुच्छेद 110 में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, धन विधेयक 110 में और वित्त विधेयक का उल्लेख जो है 117 में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, डैश त्रिपुरा का एक प्रमुख त्यौहार है जिसमें पशुधन और धन के देवता की पूजा की जाती है। तो बताइए त्रिपुरा का जो कौन सा त्यौहार है जिसमें पशुधन और धन के देवता की पूजा की जाती है। तो फटाफट आप आंसर लगाइए आप लोग,
कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरिया पूजा। ठीक है, गरिया पूजा एक त्रिपुरा का एक प्रमुख त्यौहार है। इसमें पशुधन और धन के देवता की पूजा की जाती है, याद रखिएगा, गरिया पूजा। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार ली थी। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा कि स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस के द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार ली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जामों में पूछा भी गया है। ठीक है, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे इनको पुलिस ने घेर लिया था, इलाहाबाद में घेर लिया था, जहाँ पे इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, इलाहाबाद में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो अपना आंसर लगाइए आप लोग। फ्रेंड इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 21 का। ठीक है, और आपने इसमें से 20 प्रश्न में से कितने का जवाब सही दिया है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी पढ़ रहे हैं मन से पढ़िएगा तभी आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, कंपटीशन बहुत हार्ड है, बहुत, आप जब जाओगे इसमें तो एक से बढ़कर एक बच्चे मिलेंगे, तो इसीलिए आप भी कमज़ोर मत पढ़िएगा, नहीं तो आपका मतलब कि बहुत ही दिक्कत होगी। ठीक है, पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए, नहीं तो अगर नहीं पढ़िए तो मत पढ़िए, यही मैं कहूँगा। अगर तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए कि मतलब कैसा भी प्रश्न आए आसान से आप उसको कर जाइएगा आसानी से। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।